तो स्वागत है आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हमारा मुख्य विषय रहता है अमर उजाला फ्रंट पेज की खबरें, अंतर्राष्ट्रीय कुछ खबरें, देश विदेश की कुछ खबरें, कारोबार जगत की कुछ खबरें, और जो हमारा इसमें मुख्यतः विषय रहता है वो रहता है द एडिटोरियल एनालिसिस। यह सेशन यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी अमर उजाला फ्रंट पेज की पहली खबर आई है, जैसे कि कूनों की बड़ी शान, 12 और चीते लगाएंगे छलांग। अभी जो हमारा हम कह सकते हैं एक तरह से दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं, जो कि राष्ट्रीय उद्यान कूनो मध्य प्रदेश में जो कि स्थित है उसमें इन्हें छोड़ा गया है। और एक तरह से यह हमारे भारतीय चीतों में एक तरह से बढ़ोतरी का कार्य करेंगे। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो हेडलाइन है जो बन रही है वह है कि जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा है कि जीएसटी मामलों की सुनवाई के लिए बनेगा अपीलीय अधिकरण। यानी कि जो जीएसटी मामलों की एक तरह से सुनवाई, उनकी जो केसेस चलते हैं तो उसकी सुनवाई के लिए अपीलीय अधिकरण बनाने की एक तरह की मांग की गई है, बनाने का एक फ़ैसला लिया गया है। और जिसमें कि मंत्री समूह की सिफारिशों के साथ कुछ बदलाव भी करने के लिए मंजूरी दी गई है, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि देश में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो कि होता है से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अपीलीय अधिकरण बनाया जाएगा। जीएसटी परिषद की शनिवार को ही बैठक में यह फैसला किया गया। और वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन है वह है जो छात्रवृत्ति घोटाला, एक तरह से लखनऊ में हम कह सकते हैं कि जो कि सामने आया है, और जिसमें कि ईडी जो है, प्रवर्तन निदेशालय जो है वो निरंतर जिसकी जांच कर रहा है, जिसमें कि फर्जी स्कॉलरशिप का जो मामला निरंतर सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें कि फर्जी हम कह सकते हैं छात्रों की स्कॉलरशिप हड़पने का एक तरह से हम मामला कह सकते हैं, जिसमें कि फर्जी छात्रों की स्कॉलरशिप के खाते बनाए गए हैं, जिसमें कि छात्रों का जो स्कॉलरशिप का पैसा है वह हम एक तरह से कह सकते हैं कि उसमें फर्जीवाड़ा, यानी कि उस पैसे को हड़पने का एक तरह से प्रयास किया गया है। तो जिसमें कि दरोगा का बेटा भी शामिल बताया जा रहा है, और भी अन्य नामों का खुलासा इसमें निरंतर हो रहा है और अभी जांच चल रही है। वहीं इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वह है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय खबर में हमारी जो फर्स्ट हेडलाइन है वह है कि जो कि अमेरिका के चक शूमर हैं, एक तरह से शीर्ष अमेरिकी सीनेटर हैं, जो कि उन्होंने कहा है कि चीन से निपटने के लिए अमेरिका, यूरोप को भारत जैसे देशों की ज़रूरत है। यानी कि चीन की बढ़ती ताकत के संबंध में ऐसा जो अमेरिकी सीनेटर ने ऐसा संबोधन किया है। यानी कि चीन जैसे कि अपना रवैया अपनाता है, कब्जा करने की एक तरह से नीति, या हम कह सकते हैं कि जिस भी तरह से दूसरे ज़मीन पर अधिग्रहण करना या और भी अन्य तरह की जो चीन निरंतर महासागर में प्रयास करता रहता है, और भी तो उससे चीन से निपटने के लिए हम कह सकते हैं कि चक शूमर ने कहा है कि अमेरिका, यूरोप को भारत जैसे देशों की ज़रूरत है। तो वहीं चीनी सैन्य अनुसंधान निधि रोकने का
फैसला कनाडा ने किया है या कहा है कि चीनी सैन्य अनुसंधान निधि कनाडा रोकेगा। तो वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन बन रही है वह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो अस्पताल है उसकी जो ट्रस्ट की CEO बनाई गई हैं वो मेघना पंडित बनाई गई हैं, जो कि भारतीय मूल की हैं। और उनके बारे में बता दूं, मेघना पंडित ने ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS ट्रस्टों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम किया है और सैकड़ों डॉक्टरों की देखरेख की जिम्मेदारी के साथ एक नैदानिक रणनीति के विकास का नेतृत्व किया है। वह प्रसूति विशेषज्ञ हैं। और वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बन रही है वह है अमेजिन ने, जो हम कह सकते हैं कोरोना काल में जो कि सभी जो उसके कर्मचारी थे उन्हें यह कह दिया था कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, घर से ही अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए अमेजन ने कहा है कि कम से कम 3 दिन कर्मचारियों को दफ्तर में आना एक तरह से ज़रूरी हो जाएगा। तो इस तरह की बात अमेजन ने अभी अपने कर्मचारियों के समक्ष रखी है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन बन रही है वह है कि अभी हाल ही में जो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, उनकी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ एक मीटिंग हुई है और उनसे वार्ता करते हुए उन्होंने कहा है G20 से 180 देशों को अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद है। और वहीं विदेश मंत्री ने कहा है कि लोकतंत्र को एक वैश्विक आकांक्षा के रूप में जाना जाता है। मैं विनम्रता से कहता हूँ ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत ने स्वतंत्रता के समय लोकतंत्र को चुना था। उन्होंने कहा कि बदलती दुनिया में लोकतंत्र पर बहस और बातचीत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में वर्चुअल लेन देन हो रहा है। वहीं भारत का 7% विकास का लक्ष्य है और दरअसल उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के करीब 180 देश उम्मीद करते हैं कि यह समूह उनकी समस्याओं का समाधान कर चिंताएं दूर करेगा। तो G20 के बारे में उन्होंने ये बात कही है, जो कि एक तरह से G20 हम कह सकते हैं 180 देशों का एक समूह है। और वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन है वह है अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन। ऑस्ट्रेलिया के मंत्री हैं जो कि टिम आयरेस हैं, उन्होंने कहा है कि भारत के नेतृत्व में होने वाली G20 बैठक का उन्हें बेसब्री से इंतज़ार है। तो वहीं हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबर के बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन आ रही है वह खेल जगत की तरफ से है। तो खेल जगत में हमारी जो फर्स्ट हेडलाइन है वह है अक्षर ही पढ़ पाए पिच को अश्विनी के साथ संभाला। और वहीं जो हमारा नागपुर टेस्ट चल रहा है तो उसमें पहली पारी में टीम 262 पर सिमटी, 1 रन से पिछड़ी। ऑस्ट्रेलिया के 1 विकेट पर 61 रन 61 रन हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम ने हासिल किए हैं। और भारतीय टीम अपने ही बुने हुए जाल में फंसती नज़र आ रही थी। उसके 139 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे और ऑस्ट्रेलिया के 263 रन ज़बरदस्त स्पिन ले रही पिच पर पहाड़ से लग रहे थे। और यहाँ अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने पिच के पेच को समझकर संकटमोचक की भूमिका निभाई है। और नागपुर की 84 रन की पारी के बाद अक्षर ने यहाँ ने सिर्फ 115 गेंद में 74 रन की पारी खेली, बल्कि अश्विन के साथ 8वें क्रिकेट के लिए 114 रन की साझेदारी रच डाली। और वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन आ रही है वह है महिला T20 विश्व कप की तरफ से। तो महिला T20 विश्व कप में भारत और इंग्लैंड का एक तरह से हम कह सकते हैं मैच जो हुआ है, उसमें इंग्लैंड ने 11 रन से जीत हासिल कर ली है। तो इंग्लैंड को इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
वहीं इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट खेल जगत की तरफ से एक हेडलाइन आ रही है, जैसे कि हमें पता ही है तुर्की में जो भूकंप आया था जिसमें कि हज़ारों लोग मारे गए थे, वहीं उसमें एक घाना के हम कह सकते हैं फुटबॉलर हैं जिनका नाम एत्सू है। तो वे भी उस समय तुर्की में ही थे जिस समय भूकंप आया और उनकी इस भूकंप के कारण मृत्यु हो गई है। तो जब उनका शव बाहर निकाला गया 12 दिन बाद मलबे से, तो हम कह सकते हैं कि यह निश्चित ही एक घाना के लिए एक दुख की घड़ी है। और इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट देश विदेश की खबर की तरफ। देश विदेश की खबर में हमारे जैसे कि फर्स्ट हेडलाइन है, जो चीन है वह लाइन ऑफ कंट्रोल पर निरंतर कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है। जैसे कि हमें पता ही है कि चीन ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर LAC पर एक तरह से रेलवे लाइन बिछाने का जो प्रयास कर रहा है। भारत और नेपाल से जुड़ी हुई ये लगी चीन से माओ तक पहुंचेगा रेलवे का नया ट्रैक। ये एक तरह से नया ट्रैक बनाने का एक प्रयास है चीन का। और वहीं इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने, जो कि पूर्व CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी कि ललित जिनका नाम है, तो जस्टिस UU ललित ने कहा है कि कॉलेजियम से बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कॉलेजियम से बेहतर व्यवस्था नहीं बताई है। उन्होंने कहा इसमें कुछ त्रुटियां तो ज़रूर हैं, लेकिन जो जजों को नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है तो उसमें कॉलेजियम से अभी जो हमारे पास हाल ही में इससे बढ़िया व्यवस्था अभी तक हाल ही में नहीं है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि मेरे समय में 255 नामों की सिफारिश हुई, जिसमें कि सेवानिवृत्ति तक केवल 30 स्वीकार नहीं, और जिसमें कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने 255 में से हम कह सकते हैं 30 नामों की अस्वीकृति प्रदान की थी, यानी कि 255 में से 30 गए। एक तरह से हम कह सकते हैं 225 नाम हम कह सकते हैं कि उसकी स्वीकृति अभी केंद्र सरकार से मिली थी। तो जस्टिस UU ललित CJI जो रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि अभी तक जो हमारे पास कॉलेजियम है और कॉलेजियम से बेहतर व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकती है। वहीं इसके बाद हमारे जो विदेश मंत्री हैं, नेक्स्ट हेडलाइन जो बन रही है वह है देश विदेश की। जो हमारे विदेश मंत्री हैं जो कि S जयशंकर जी हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमारा जो देश है वह हठधर्मी अरबपतियों से नहीं चलेगा, बल्कि हमारे जो 1 अरब 100 करोड़ एक तरह से 140 करोड़ जो भारतीय हैं उनके द्वारा ये देश चलेगा। तो उन्होंने यह टिप्पणी, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं एक जो निवेशक हैं अमेरिकी जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस, एक तरह से बहुत धनी व्यक्ति हैं और वृद्ध भी हैं, बूढ़े भी हो गए हैं। तो उन पर ये टिप्पणी करते हुए कहा है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने एक तरह से भारतीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर एक टिप्पणी कर दी थी, अनर्गल टिप्पणी कर दी थी, और इसी के चलते उन्होंने जॉर्ज सोरोस पर निशाना साधा है। और वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट देश विदेश की हेडलाइन है वह है PFI पर, जो कि एक हम कह सकते हैं आतंकियों को एक तरह से हम कह सकते हैं शय देने वाली एक तरह से संस्था हम कह सकते हैं, या संलिप्तता बताई जाती है PFI की तो आतंकवादियों के समक्ष। तो राजस्थान में 7 ठिकानों पर
PFI के 7 ठिकानों पर NIA ने छापे मारे हैं। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन आ रही है देश विदेश की, वह है कि देश में पहली बार एक नाबालिग बेटी ने अपने पिता को अपना लीवर एक तरह से ट्रांसप्लांट, एक तरह से अंगदान अपना जो कह सकते हैं किया है। और नाबालिग होने के कारण जिसकी स्वीकृति डॉक्टरों ने नहीं दी थी, उसके बाद जो कि देवनंदा उनका जो नाबालिग लड़की है वो, तो उनका नाम देवनंदा है। तो देवनंदा कोर्ट के पास गई और हाई कोर्ट से यानी कि हम कह सकते हैं केरल जो हाई कोर्ट है वहाँ से परमिशन लेकर उन्होंने अपना जो लीवर है उसे ट्रांसप्लांट करवाया है और अपने पिता को लीवर ट्रांसप्लांट एक तरह से उन्होंने किया है। तो यह निश्चित ही उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिसकी सभी ने अपनी तरफ से सराहना की है। वहीं इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन आ रही है वह है द एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ से। द एडिटोरियल एनालिसिस जो कि हमारा महत्वपूर्ण मुख्यतः विषय रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा, जैसे कि डेविस ब्रुक्स हैं जिन्होंने कि द न्यूयॉर्क टाइम्स में ये लेख लिखा है। तो उन्होंने अमेरिका में हम कह सकते हैं कोरोना काल के बाद जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी आई है उस पर ध्यान दिलाने के एक से प्रयास किया है। उन्होंने लिखते हुए कहा है कि अमेरिका में जैसे कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल में बच्चों का एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्कूल जाना बहुत शून्य के बराबर हो गया था। वहीं कोरोना काल के बाद अभी तक स्कूली जो शिक्षा है वो पटरी पर नहीं लौटी है, यानी कि छात्र अभी भी अमेरिका में हम कह सकते हैं कि स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं। और जिसमें कि एक तरह से स्कूलों में ना जा पाने के कारण, एक तरह से हम कह सकते हैं स्कूलों में ना जाने के कारण वहाँ के जो छात्र हैं उनमें एक तरह से संवेदना व अनुशासन की कमी देखी गई है। और हिंसक व्यवहार में एक तरह से हम कह सकते हैं उनके जो व्यवहार हैं उनमें हिंसक प्रवृत्ति की अधिकता यानी कि वृद्धि निरंतर होने का प्रमाण हमें मिल रहा है। तो इसी पर चिंता जताते हुए उन्होंने लेख लिखा है और लेख लिखते हुए उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस ने अमेरिकी शिक्षा के अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी बाधा पैदा की। अमेरिकी जीवन पर कोविड की पकड़ भले ही ढीली हो गई हो, लेकिन स्कूली शिक्षा पुराने ढर्रे पर नहीं लौट पाई है। आज के शिक्षक और छात्रों की वास्तविकता बदल गई है, जो शायद ज़िंदगी भर ऐसी ही रहेगी। स्कूली दाखिले में कमी इसका एक सबूत है। कोविड के दौर के पहले पूरे शैक्षिक सत्र में सरकारी स्कूलों में दाखिले में 11 लाख की कमी आई थी। अगले पतझड़ में स्कूली दाखिला और 1,30,000 कम हो गया। एक शोध से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों में दाखिला न लेने वाले इन बच्चों में से 26% ने होम स्कूलिंग को वरीयता दी, जबकि 14% बच्चों ने निजी स्कूलिंग में दाखिला लिया था। शेष 34% बच्चों के बारे में पता करना कठिन था। उन्होंने भी या तो होम स्कूलिंग को प्राथमिकता दी होगी या फिर वे स्कूल छोड़ चुके होंगे। आने वाले वर्षों में जन्म दर घटने के कारण स्कूलों में दाखिला भी घटेगा और उस अनुपात में शिक्षा के लिए सरकार की फंडिंग भी कम होगी। एक तरह से लेखक ने आगे कहा है कि इससे शैक्षिक गिरावट आएगी। वर्ष 1970 में जब शैक्षिक प्रगति के राष्ट्रीय मूल्यांकन की शुरुआत हुई थी, तब उसके अंक में या तो वृद्धि हुई थी या फिर वह स्थिर रहा था। लेकिन इस मूल्यांकन के दौरान 9 साल के जिन बच्चों के गणित और रीडिंग में अच्छे अंक आए थे, महामारी ने उनकी संभावनाओं पर पानी फेर दिया है। शैक्षिक हुनर में आई कमी के दीर्घस्थायी नतीजे होंगे। शोधार्थियों ने गणना करके बताया है कि सिर्फ गणित के कौशल में आई कमी से भविष्य में इन बच्चों की आय में 9
खरब डॉलर की कमी आएगी। वहीं आगे लिखते हुए लेखक कहता है कि एक आकलन के मुताबिक 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में 16 करोड़ छात्र लंबे समय तक स्कूलों में अनुपस्थित पाए गए हैं और उस दौरान न्यूयॉर्क सिटी के सरकारी स्कूलों में 41% छात्र लंबे समय तक अनुपस्थित पाए गए हैं। इससे अनुशासन के मोर्चे पर भी समस्याएं बढ़ी हैं। 80% से अधिक सरकारी स्कूलों का कहना है कि महामारी के कारण छात्रों का व्यवहार बदतर हुआ है और उनकी संवेदना में कमी आई है। उदाहरण के लिए 2021 के पतझड़ में डेनवर पब्लिक स्कूल ने पाया कि कोविड से पहले की तुलना में छात्रों में लड़ने भिड़ने की प्रवृत्ति 21% बढ़ी है। और आगे लेखक लिखते हुए कहता है कि कोविड ने असमानता भी बढ़ाई है। जैसा कि ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के एक लेख में रॉबिन लेक और ट्रेविल्स पिलो ने लिखा, अमेरिकी छात्र के आकार की रिकवरी का अनुभव कर रहे हैं, जिसमें अधिक और कम अंक पाने वाले छात्रों के बीच का फासला कोविड की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गया है। अभिभावक स्कूली छात्रों में आए इन बदलावों से अवगत हैं और उन्होंने अपनी सोच भी इसी अनुरूप कर ली है। अमेरिकी इतिहास में देखें तो शिक्षा के मामले में अमेरिकी मतदाता डेमोक्रेट्स पर अधिक भरोसा करते आए हैं, लेकिन नेट पेल्कस ने नेशनल अफेयर्स में यह लिखा है कि वर्ष 2022 में अमेरिकी मतदाता शिक्षा के मामले में रिपब्लिकन्स पर भी उतना ही भरोसा करने लगे हैं जितना डेमोक्रेट्स पर करते हैं। यानी शिक्षा की मौजूदा स्थिति ने अभिभावकों को पुनर्विचार के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राजनीतिक नेतृत्व इस बारे में कुछ सोच नहीं रहा। ऐसे में लाजमी तो यही है कि अमेरिका में स्कूली शिक्षा सबसे ज्वलंत मुद्दा हो और राष्ट्रपति बाइडेन इसे पटरी पर लाने के लिए योजना की घोषणा करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। स्टेट ऑफ द यूनियन के अपने भाषण में बाइडेन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। रिपब्लिकन पार्टी स्कूली शिक्षा में सुधार के मुद्दे पर भी नस्लीय श्रेष्ठता की ही बात करेगी। स्कूली शिक्षा में आया यह ठहराव अमेरिकी राजनीति के लिए चिंतित होने का समय है। जरूरी है कि नेतागण उठ खड़े हों और कहें कि आइए हम चार्टर्स, वाउचर्स, सबके लिए बाथरूम जैसे पिटे पिटाए मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय इस बारे में सोचें कि देश में शिक्षा के परिदृश्य को कैसे बेहतर किया जा सकता है। वहीं लेखक ने आगे लिखते हुए कहा है कि एक सर्वे में 40% से अधिक अभिभावकों ने बताया है कि वे चाहते हैं कि सप्ताह में कम से कम एक दिन बच्चों के लिए घर में ही सीखने का विकल्प रखा जाए। अगर इस विचार ने जोर पकड़ा तो स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव करना होगा। कुछ विचारक इस दिशा में सोच रहे हैं कि स्कूल में 1 घंटा तक छात्रों को ही एक ही विषय पढ़ाने के बजाय उन्हें उनकी रुचि के विषय में पढ़ने को कहा जाए, जबकि कुछ स्कूल पूरी कक्षा में के बजाय उन्हें छोटे समूहों में बांटकर छोटी कक्षा में एक बच्चे को पढ़ाने जैसे प्रयोग कर रहे हैं। महामारी ने हमें बताया है कि जब शिक्षा अपना काम न कर पाए तो शिक्षा का कितना नुकसान होता है। ऐसे में अब राजनीतिक वर्ग को चाहिए कि वह इस दिशा में कोई ठोस पहल करे। तो ये एडिटोरियल एनालिसिस जो कि कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा पर आधारित है, निश्चित ही हमारे लिए अति महत्वपूर्ण एक तरह से टॉपिक है कोरोना के बाद से। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस है वह है बजट के ऊपर। हमारे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने एक लेख लिखा है बजट के ऊपर। तो गरीबों का एक तरह से परित्याग हम कह सकते हैं, जिसमें कि किया गया है बजट में। तो उन्होंने लिखते हुए कहा है बजट के बारे में कि बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो गरीबों के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं हो। और उन्होंने जो अपने लेख में लिखते हुए कहा है कि गरीबों को सीधे लाभ पहुंचाने वाले सारे कार्यक्रमों को धन दिया गया है। मुद्रास्फीति को देखें तो यह और भी कम होगा। यह भी देखिए कि जीएसटी संग्रह का 64% निचले क्रम की 50% आबादी से आता है और जिसमें कि कोई कटौती नहीं की गई है। और एक तरह से उन्होंने कहने का जो प्रयास किया है कि प्रति व्यक्ति आय, बेरोजगारी, खाद्य खपत, आवास और स्वच्छता
को ही ध्यान में रखें तो विभिन्न राज्यों में गरीब के रूप में वर्गीकृत की जा सकने वाली आबादी 25 से 40% के बीच है, जिसमें कि महामारी के वर्षों के दौरान स्थिर महंगाई और बेरोजगारी ने हालत को बदतर ही किया है। 2023 की शुरुआत अनिश्चित सूचक है। बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों की हज़ारों की संख्या में छंटनी कर रही है। उच्च बेरोजगारी दर शिक्षित मध्यम वर्ग को भी प्रभावित कर रही है। तो उन्होंने एक तरह से कई सारी हेडलाइन बनाई हैं, 3-4 हेडलाइन उन्होंने बनाई है। तो उन्होंने 3-4 हेडलाइन में कहा है कि गरीब कौन है। पहली जो उनकी हेडलाइन है तो गरीब कौन है, तो उसी के बारे में उन्होंने लिखते हुए कहा है कि भारत में बढ़ती असमानता ने कई सच उजागर किए हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 5 सर्वाधिक अमीर लोगों के पास देश की 60% से अधिक संपत्ति है, जबकि निचले क्रम की 50% आबादी के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। अपनी इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 में चांसेलर पिकेटी और अन्य ने अनुमान व्यक्त किया है कि निचले क्रम के 50% लोगों को राष्ट्रीय आय का सिर्फ 13% हिस्सा मिलता है। शीर्ष 5 से 10% अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करते हैं, खर्च और उपभोग करते हैं, जिससे बाजार में चमक आती है। और भारत में इसके सबसे निचले मॉडल्स की एक्स शोरूम कीमत, जो कि लैम्बोर्गिनी कार की कीमत उन्होंने कहा है कि 3.5 करोड़ रुपये, 3.25 करोड़ रुपये है। ये अति संपन्न है। निचले 50% में गरीब शामिल हैं। और वहीं आगे लिखते हुए उन्होंने कहा है CMII के मुताबिक भारत में कुल श्रम बल 43 करोड़ है, जिसमें से कि उनमें से जिनके पास रोजगार है या जो रोजगार की तलाश में है, उनका हिस्सा 42.23% है, जो कि दुनिया के न्यूनतम में से हैं। 60.8% घरों में, करीब 2.1 करोड़ घरों में कोई नौकरी पेशा व्यक्ति नहीं है। 30% नियोजित करीब 13 करोड़ लोगों के घरों में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक हैं। औसत मासिक घरेलू उपभोग व्यय 11,000 रुपये है। ये परिवार गरीब हैं। और आगे लिखते हुए उन्होंने कहा है सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS ने खुलासा किया है कि 15 से 49 वर्ष की उम्र की महिलाओं में बड़ी संख्या रक्तताल्पता से ग्रस्त थी। 6 से 23 माह के सिर्फ इतने बच्चों को पर्याप्त भोजन मिल पा रहा था। कम वजन वाले 32.1% हैं, नाटे 35.5% हैं, कमज़ोर 19.3% और गंभीर रूप से कमज़ोर 7.7% बच्चों का अनुपात खतरनाक रूप से अधिक था। इन वर्गों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, वे गरीब हैं। वहीं उन्होंने बजट के बारे में आगे लिखा है कि बजट ने गरीबों को दंडित किया है। अब जरा बजट 2023-24 के लेखकों से पूछिए कि आपने गरीबों के लिए क्या किया, सबसे नीचे की 50% आबादी के लिए क्या किया, बेरोजगारों के लिए क्या किया, उन लोगों के लिए क्या किया जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। इसके जवाब बजट दस्तावेज के आंकड़ों में है। मिसाल यहाँ पेश है। प्रमुख मदों के तहत जो गरीबों के लिए रोजगार सृजित करने के साथ साथ उन्हें राहत प्रदान करते हैं, आवंटित धन को 2022-23 के दौरान खर्च नहीं किया गया है। और उन्होंने आगे लिखते हुए कहा है कि जैसे कि PM किसान जो सम्मान निधि है उसमें 60,000 करोड़ रुपए का एक तरह से जो बजट पेश किया गया है, तो जिसमें कि बजट का अनुमान 68,000 करोड़ रुपए था। वहीं कृषि एवं सहयोगी गतिविधियों में 83,521 का अनुमान था, जबकि 76,279 का बजट पेश किया गया है। वहीं स्वास्थ्य में 86,606 का एक तरह से अनुमान था, जिसमें कि 76,351 का एक तरह से पेश किया गया है। वहीं शिक्षा में एक तरह से 1,04,278 का एक तरह से हम कह सकते हैं, जिसमें कि 99,881 का एक तरह से बजट पेश किया गया है। तो वहीं आगे एक तरह से जो चिदम्बरम है, तो उन्होंने अपने लेख में लिखते हुए कहा है कि यह एक तरह से गरीबों के पेट पर चोट है। तो
यदि आवंटित राशि खर्च की जाती है तो ही रोजगार सृजित होंगे या कल्याणकारी लाभ अर्जित होंगे। इसके अलावा कोई भी आवंटन यदि पिछले वर्ष के आवंटन से अधिक दिख रहा है तो उसे मुद्रास्फीति के साथ संतुलन बनाकर देखना होगा, लेकिन कई मामलों में पता चलेगा कि आवंटन वास्तव में कम है। गरीबों को सीधे लाभ पहुंचाने वाले सारे कार्यक्रमों को कम धन दिया गया है। मुद्रास्फीति को देखें तो यह और भी कम होगा। इसके साथ यह भी देखें कि जीएसटी कुल संग्रह का 64% निचले क्रम की 50% आबादी से आता है, में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में या कर में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है। यह ऐसा है मानो वित्त मंत्री महामारी के बाद गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, छंटनी, कुपोषण, रक्ताल्पता और बाल अवरुद्धता और बाल कमजोरी में वृद्धि से अनजान है। क्या कोई आश्चर्य है कि 90 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री ने सिर्फ 2 बार गरीब शब्द का उल्लेख किया। एक तमिल कहावत इस बजट का सबसे अच्छा वर्णन करती है, जिसका अर्थ है गरीबों के पेट पर चोट। तो उन्होंने इस तरह से बजट में जो खामियां हैं एक तरह से उसकी तरफ ध्यान दिलाने का एक तरह से प्रयास किया है। और मैं इस एडिटोरियल एनालिसिस के बाद आपके लिए जो हमेशा की तरह मिथिलेश बारिया की कुछ पंक्तियाँ लेकर आता हूँ, जैसे कि जो कि अमर उजाला में आती निरंतर संडे के जो दिन आती हैं वह आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें कि मिथिलेश बारिया कह रहे हैं कि गाड़ी का स्टीयरिंग है हाथों में और काबू में ज़िंदगी नहीं। और वहीं उन्होंने दूसरी एक लाइन लिखी है, महंगी घड़ी ली है उसके लिए, ज़रा वक्त मिले तो दे दूँ उसको। वहीं तीसरी जो लाइन उन्होंने लिखी है कि जूते घर के बाहर रख दिए जाते हैं, थकान बिस्तर तक जाती है। और इसी प्रकार से इस अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस के बाद हम आपसे विदा लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ कटिंग चाय में, और निरंतर आपके लिए जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं छात्र, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हम निरंतर लेकर आते रहेंगे अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस। तो बने रहिए हमारे साथ इस सेशन में और अन्य सेशन जो आने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।